गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे आप। कल कुछ कारणवश क्लास नहीं चल पाया था। एक सलाह आप लोगों के लिए है कि बहुत सेफ रहें, समझदारी से काम लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ को धुलते रहें। लगता है आपको कि आप किसी के संपर्क में आ गए हैं तो लगातार अपने हाथ को धुलिए। अपने नाक को, मुंह को अपने हाथ से छूने का प्रयास मत कीजिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। और जब आप सेफ रहेंगे तभी आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, तभी आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो आइए, हम लोगों ने न्यूमेरिकल शुरू कर दिया था। 2 न्यूमेरिकल हम लोग लगा चुके थे। ये तीसरा न्यूमेरिकल है, तीसरा अभ्यास का। बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि k² अपान GMEMP, k² अपान GMEMP बीमाहीन है, यानी डायमेंशनलेस है। अर्थात इसकी कोई बीमा नहीं होगी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये मिला कहां से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सपोज कीजिए कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर आप यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? Me का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और MP का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहां से सबसे पहले हमने माना कि एक प्रोटॉन यहां पर है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब मैं आपसे पूछूं, ये दोनों कण हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, तो आपके उत्तर होगा कि यहां पर सर कूलाम का बल, कूलाम के नियम अनुसार एक बल कार्य करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपके दिमाग में आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि इन दोनों कणों का कुछ द्रव्यमान भी होता है, इसलिए इनके का जो है, इन दोनों के बीच एक दूसरा आकर्षण बल लगेगा, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इनके कारण जो कूलाम बल लगेगा, जो कूलाम बल लगेगा, वो क्या लगेगा? वो लगेगा, आप लिखते हो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये लिखते हो आप। कूलाम बल इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि इसको आपको ये सुना कि कूलाम के द्वारा बताए गए अनुसार ये बल, या विद्युतीय बल आप इसे बोलते हो। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? विद्युतीय बल लिख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। यहां पर आप विद्युतीय बल भी लिख सकते हैं। तो विद्युतीय बल कितना हो गया? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। और आप ये जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये जानिए कि प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। एकदम क्लियर है? तो अगर प्रोटॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो 1/4πε0 है, इसको हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं कि नहीं मानते? क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं है? तो हम 1/4πε0 को क्या लिख दिया हमने? K। क्या लिख दिया? K लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ? Q1। Q1 का मतलब क्या हो गया? आवेश। पहला आवेश क्या है? प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? E। फिर Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का भी आवेश कितना होता है? E लिख दिया।
T इक्वल टू कितना होता है? T इक्वल टू होता कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इतना ही धन आवेश प्रोटॉन पर होता है और इतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यहां से 1/4 को हमने कांस्टेंट के लिख दिया। Q1 की जगह पर E हो गया, Q2 की जगह पर E हो गया और अपान R स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया है R। इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या मान लिया है? R मान लिया है। तो बटे क्या हो गया? R स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये बात हो गई तो यहां से आप देख सकते हैं इक्वल टू किसका है? के स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये हो गया विद्युत टेबल। अब आपको बताया गया, ये तो हो गया विद्युत टेबल। अब ये दोनों क्या है? कण हैं और कण के कारण इनका द्रव्यमान है और द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा? और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आपको क्या बताया गया है? गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र बताया गया है वो क्या बताया गया? गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र बताया गया है वो क्या बताया गया है? Gm1 m2 अपान R स्क्वायर। ये बताया जा चुका नहीं बताया जा चुका? फर्स्ट ईयर में ये बताया जा चुका, जहां पर G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 पहले कण का द्रव्यमान है, m2 दूसरे कण का द्रव्यमान है और R स्क्वायर उनके बीच की दूरी होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू जी हो गया। M1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? M1 की जगह पर लिख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन। क्या लिख सकते हो? मास ऑफ प्रोटॉन। और M2 की जगह पर क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R स्क्वायर। फिर से लिख दे रहा हूं, देखिए ये बराबर हो जाएगा G की जगह पर हो गया G, M1 की जगह पर हो गया M2 और M2 की जगह पर हो गया Me और R स्क्वायर हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। तो क्या देखा आपने? देखा कि अगर एक प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन बन गया, यहां पर एक क्वेश्चन भी बन गया कि अगर दो स्थिर आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, आवेशित कण, जो दो आवेशित कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो उन पर कौन सा बल काम करेगा? विद्युतीय बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन होगा गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल दोनों। तो आपका उत्तर क्या होगा? विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल दोनों कार्य करेगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात समझ आ गई? तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच जो विद्युतीय बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? के स्क्वायर अपान R स्क्वायर लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है Gmp me अपान R स्क्वायर। Gmp me अपान R स्क्वायर ये लग रहा है। विद्युतीय बल के स्क्वायर अपान R स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण बल Gmp me अपान R स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगर इन दोनों का अनुपात क्या करें? इन दोनों का अनुपात लें तो क्या मिलेगा आपको? तो पहला क्या था? विद्युतीय बल कितना? के स्क्वायर अपान R स्क्वायर। और दूसरा कौन सा बल है? गुरुत्वीय बल Gmp me अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला? के स्क्वायर अपान Gmp me। और इसी के बारे में यहां पर बात की। तो देखा आपने कि ये वास्तव में क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि किसको प्रदर्शित करता है तो आप क्या बताएंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल
किसके गुरुत्वाकर्षण बल? किसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल। और पहले ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? ऊपर कौन सा विद्युतीय बल है? तो पहले क्या बोलेंगे आप कि ये विद्युत इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के विद्युतीय बल और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो यदि अब आपसे कोई पूछता है कि इसकी विमा क्या होगी, निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि ये दोनों बलों का अनुपात है। और पहले बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ऊपर भी हो गया न्यूटन और नीचे भी हो गया न्यूटन, यहां पर भी न्यूटन और यहां पर भी न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया? कट गया। तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी। क्लियर हो गया कि नहीं होगी? इसकी कोई बीमा नहीं होगी। जब मात्रक ही नहीं है तो बीमा कैसे होगा? एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप सबका मात्रक लिखिए, के का मात्रक लिखिए, फिर ई का मात्रक लिखिए, फिर जी का मात्रक लिखिए, फिर यानी वो काफी लंबा प्रोसेस हो गया। लेकिन मैंने जान करके ऐसा प्रोसेस आपको सिखाया कि आपको दो बातें क्लियर कि वास्तव में किसको प्रदर्शित करता है। पहली बात क्लियर हुई। और दूसरी बात ये क्लियर हुई कि इसका ये दोनों बल हैं और बलों के अनुपात, पहले बल का भी मात्रक न्यूटन होगा, दूसरे बल का भी मात्रक न्यूटन होगा। और न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका कोई मात्रक नहीं है। और जब किसी राशि का मात्रक नहीं होता तो इसका मतलब उसकी कोई बीमा भी नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो आप समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या मान दिखाता है? अब हमको इसका मान निकालना है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। देखिए, तो ये क्या है? के स्क्वायर। समझ आ गया ना कि किसी कोई बीमा नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? पता हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। आगे समझते हैं क्या कह रहा है। इसका मान रख के देखिए, इन सभी का मान रख करके देखिए कि सभी का मान रख के देखिए कि इस अनुपात का मान कितना होगा। क्लियर हो गया? तो के स्क्वायर अपॉन GME इसी का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप के का मान लीजिए। के क्या है? 1/4πε0। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? इलेक्ट्रॉन E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ये बात हो गई। के इक्वल टू 1/4πε0 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हो गया इसका मान। न्यूटन स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ई का मान हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम बताया। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना हो गया? 6.67 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो और एनी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और एनपी कितना हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम।
ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब ये वैल्यू उठा करके आपको इसमें रख देना है, ये आपका काम है, कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये वैल्यू उठा करके जब यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान जो लगभग बराबर आ जाएगा, ये लगभग बराबर का चिन्ह है, लगभग 10 पर घात 39 आएगा। कितना आएगा? 10 to power 39। ये हल करेंगे तो इतना आएगा। तो ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये बताता है ऊपर क्या है, कौन सा बल है? गुरुत्वीय बल है। सॉरी, ऊपर कौन सा बल है? विद्युतीय बल है। नीचे कौन सा बल है? गुरुत्वीय बल है। तो गुरुत्वीय बल, ऊपर विद्युतीय बल और नीचे गुरुत्वीय बल, और इनका अनुपात किसके बराबर आ गया? 10 पर घात 39। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो आवेशित कण हैं, दो आवेशित कण हैं, तो उनके बीच कौन कौन सा बल लगेगा? विद्युतीय बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लेकिन कौन सा बल ज्यादा होगा? विद्युतीय बल ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युतीय बल बहुत ज्यादा होगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 पर घात 39 गुना ज्यादा है। अब सोचिए कितना ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बन गया। कोई पूछता है, मान लीजिए कि दो आवेशित कण हैं और उनके बीच विद्युतीय बल भी लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, तो कौन सा बल ज्यादा होगा? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि विद्युतीय बल ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। आप मान उठा करके रख लेंगे, कोई समस्या होगी पूछ लेंगे, मुझे नहीं लगता है। मान ये तो आपका काम, इसको हल करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। और वन 1.4 जो सवाल है वो थ्योरेटिकल है, वो बताया जा चुका है। 1.5 ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी बताया जा चुका है, इसलिए इन दोनों को नहीं बताया जाएगा। इसको थ्योरी में समझाया जा चुका है, इसलिए आपका काम है कि आप उसको हल करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं 1.6 तक, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बताएं। चलिए देखते हैं सवाल को। क्या कहता है कि चार बिंदु आवेश QA is equal to 2 माइक्रोकूलम, QA is equal to 2 माइक्रोकूलम। म्यू जो ऐसा बना हो इसी को माइक्रो बोलते हैं, C फॉर कूलम, क्लियर। और QB is equal to -5 माइक्रोकूलम, QC is equal to 2 माइक्रोकूलम, और QD is equal to -5 माइक्रोकूलम। ये दिया हुआ है, कह रहा है ये जो आवेश है वो 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित है। अर्थात ये जो आवेश है, ध्यान से देखिए, ये आवेश ये वर्ग हो गया, वर्ग है A B C और ये B। QA कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलम। अर्थात बिंदु A पर जो आवेश है उसका मान कितना है? 2 माइक्रोकूलम। बिंदु B ये वर्ग कितने सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत तो होगी नहीं। QB is equal to -5 माइक्रोकूलम। QC बिंदु C पर कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलम। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से समझिए। और QB
QD, QD कितना दिया हुआ? -5 डी पर। अब क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल। तो वर्ग का केंद्र कहां पर होगा? वर्ग का जो केंद्र होगा वो विकर्णों के कटान बिंदु पर, यानी यहां पर होगा वर्ग का केंद्र। यही है वर्ग का केंद्र। आप इसको क्या मान सकते हो? तो अगर ये वर्ग का केंद्र है तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगर ये वर्ग का केंद्र है जहां पर वर्ग के विकर्ण काट रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये पता हो चुका है कि OA जितना OA है उतना ही OB है, उतना ही OC है और उतना ही OD है। सबका डिस्टेंस OA, OB, OC और OD सभी का डिस्टेंस क्या है? सेम है। कोई दिक्कत तो नहीं है, दूरी सबकी समान है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? और कह रहा है कि यहां पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश कहां पर होगा? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत होगी तुरंत बताएंगे, तुरंत बताएंगे। कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे, कोई दिक्कत होगा बताएंगे। चलिए, तो अब इस 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर जो बिंदु O पर स्थित है उस पर किसके किसके कारण बल लगेगा? उस पर A के ही कारण बल लगेगा, A पर स्थित आवेश के कारण भी बल लगेगा, B पर भी स्थित आवेश के कारण बल लगेगा, D पर भी स्थित आवेश के कारण बल लगेगा और C पर भी स्थित आवेश के कारण बल लगेगा। सबके सारे बिंदुओं पर स्थित आवेश के कारण बिंदुओं पर बल लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? अब अगर मैं पूछूं कि बिंदु आवेश जो A है उसके कारण, बिंदु आवेश A के कारण जो O पर जो बल कार्य करेगा वो किसकी दिशा में होगा? इस तरफ होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? ये भी पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? तो ये इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। अब आपके मन में आ रहा है कि सर इसके कारण इस पर भी तो बल लगेगा। जी हाँ लगेगा, लेकिन आपको किसके कहां पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं? किस पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं? 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहां पर लगने वाले बल की बात करेंगे और किसी बल के बारे में बात नहीं करना है। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस 2 माइक्रोकूलाम के कारण जो बिंदु A पर स्थित है उसके कारण बिंदु O पर लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा इधर होगी और इस बल को हमने मान लिया F। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो अगर हम लिखें तो FA बराबर क्या होगा? FA इज इक्वल टू, लिख सकते हैं आप 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R इनके बीच का डिस्टेंस 1/4πε0 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मान लीजिए हमने K मान, क्या मान लिया? K मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आवेश यहां पर कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6 और यहां पर आप इन दोनों के बीच के बल की बात कर रहे हैं। इसके कारण इस पर लगने वाली है। तो पहला आवेश हो गया 2 × 10⁻⁶ और दूसरा बल हो गया 1 × 10⁻⁻। दूसरा पहला आवेश हो गया 2 × 10⁻⁶ और दूसरा आवेश हो गया 1 × 10⁻⁶। बातें R² R इसका डिस्टेंस, इसका मतलब अपान OA और इसका डायरेक्शन क्या हो गया? इस तरफ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आई कि नहीं आई? और FB बराबर अगर हम करें, FB का मतलब क्या होगा? सॉरी, FC बराबर होगी। तो FC बराबर किसके होगा? FC। इसके कारण इस पर लगने वाला बल, इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा वो किधर होगा? इधर की ओर होगा। FC की नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। FC किधर होगा? इधर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? C के कारण बिंदु O पर लगने वाला बल इधर की ओर होगा, प्रतिकर्षण बल। अब अगर हम FC निकालें, क्या निकाले? FC।
एफ सी इजकल टू कांस्टेंट के हो गया। किसके किसके बीच की बात कर रहे हैं? इसके और इसके बीच। यहां पर आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶। यहां पर जो आवेश है वो कितना है? 1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है यहां पर? ओसी। डिस्टेंस कितना है? ओसी। तो ये डिस्टेंस हो गया ओसी का स्क्वायर। बट परंतु OA इज इक्वल टू क्या है? ओसी। OA बराबर ओसी है कि नहीं? तो चूंकि OA बराबर ओसी है, इसलिए देखिए इन दोनों को देखिए, FAFC को देखिए, K हो गया 2 × 10⁻⁻⁶ 2 × 10⁻⁶ × 1 × 10⁻⁶ अपॉन OA स्क्वायर। यहाँ पर बल का मात्रक लेना चाहे तो लिख दीजिए न्यूटन, और यहाँ पर भी लिख दीजिए न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर OA है, यहाँ पर OC है, तो OA OC के बराबर हो गया, इसका मतलब FAFC के बराबर है कि नहीं है? FAFC के बराबर है कि नहीं है? दोनों में देखिए ध्यान दीजिए, OA OC के बराबर हो गया, तो OA के स्थान पर हम OC लिख सकते हैं, इसका मतलब FAFC के बराबर है। तो देयरफॉर FA इज इक्वल टू किसके हो गया? FA इज इक्वल टू FC। FAFC के बराबर है, ये बात क्लियर होगी। यानी जितना बल A के कारण यहां पर कार्य कर रहा है, उतना ही बल C पर स्थित आवेश के कारण है। क्लियर? लेकिन दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? परंतु दिशा क्या है? परंतु दिशा क्या है? विपरीत। दिशा क्या विपरीत है? परिमाण में समान है, दिशा विपरीत है, इसका मतलब यहां पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? 0, क्योंकि जितना बल इधर कार्य कर रहा है उतना ही बल इधर कार्य कर रहा है, तो परिणामी बल क्या होगा? 0 हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए FA और FC के कारण परिणामी बल क्या होगा? शून्य। क्लियर होती है? और फिर देखिए, अगर उतना ना लिखते आप सीधे, अगर शार्ट में करना चाहें तब भी कर सकते हैं। आप लिख देते कि दोनों का आवेश समान है, यहां भी 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, यहां भी 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। आवेश समान, दूरी भी समान, इसलिए लगने वाला बल भी समान, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने विस्तार में बता दिया है ताकि आप जब पढ़ें तो कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गया? अब यहां से हम लोग देखते हैं, यहां से FA और FC के कारण परिणामी बल 0 है। अब फिर देखिए यहां से, अब किसके किसके कारण बचा आवेश? B, बिंदु A और C की बात होगी। अब कौन कौन आवेश बचा? बिंदु B पर आवेश और बिंदु D पर आवेश, इनके कारण 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल। तो D पर कैसा आवेश है? ऋणावेश। इस ऋण, यहां पर ऋणावेश और यहां पर धनावेश है, तो इसके कारण जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। यानी D के कारण इस पर जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर लगेगा, नहीं लगेगा? यानी ये हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? आकर्षण बल लगेगा, इसलिए इसकी दिशा किधर होगी? इधर की ओर होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? और इसी तरह B के कारण, किसी कारण B पर स्थित आवेश के कारण O पर स्थित आवेश 1 माइक्रोकूलम पर जो बल लगे होगा वो कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा कि नहीं होगा? और जब आकर्षण बल है तो किधर खींचेगा? अपनी तरफ, अर्थात आकर्षण बल जो लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा वो FB होगा इस तरफ। अट्रैक्शन फोर्स FB towards OB and attraction force FD towards OD in the opposite direction. FB and FD in the opposite direction. FB और FD क्या है? परस्पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं।
तो देखिए मैं अब लिखूंगा नहीं, अब आप ध्यान से देखिए। देखिए OB किसके बराबर है? OD के बराबर। क्लियर हो गया कि नहीं हो? यहाँ -5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम की बात हो रही है, यहाँ OB के बीच में -5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के बीच, यानी दोनों आवेश चाहे OD के लिए और चाहे OB के लिए देखिए हैं, उनके बीच जितना OD है उतना OB है कि नहीं है? दूरी भी सेम है, आवेश भी सेम है, इसलिए लगने वाले बल भी सेम होंगे, अर्थात FB इज इक्वल टू क्या होगा? FD। बट लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? चेंज है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? चेंज है, इसलिए उस पर लगने वाला जो परिणाम, इन दोनों के कारण लगने वाला परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। यानी FB और FD के कारण भी परिणाम क्या हो गया? शून्य होगा, इसलिए परिणाम क्या हो गया? शून्य। तो क्या देखा कि इन दोनों आवेशों के कारण भी परिणामी बल शून्य है और इन दोनों आवेशों के कारण भी परिणामी बल शून्य है, अर्थात 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल जो है वो कितना होगा? शून्य हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर। देखिए 1.7 थ्योरेटिकल है। ये बताया जा चुका है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि आपको बता चुका है कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो वहां उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 1.8। तो देखिए 1.8 क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश 1.8 दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश कितना है? 3 माइक्रोकूलम, ये हो गया और ये बी हो गया। यहां पर जो आवेश है, बिंदु ए पर जो आवेश है वो कितना है? 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 × 10⁻⁻⁶। और बी पर जो आवेश है, वो जो आवेश वो है -3 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है? बिंदु ए पर जो आवेश है वो 3 × 10⁻⁻6 कूलम है और बिंदु बी पर जो आवेश है वो -3 माइक्रोकूलम है। और ये निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? 20 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻² मीटर। क्लियर हो गया कि नहीं? या 20 सेंटीमीटर लिख दीजिए पहले, तब बात करते हैं। 20 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अब सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये पता करना। यानी इसके मिड पॉइंट पर AB के मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है। यानी इसका मिड पॉइंट अगर O है तो इस मिड पॉइंट O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं होगा मुझे लगता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन उठता है कि बिंदु ए पर बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालना। मैंने क्या बताया था, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम उस निकाय में जितने भी आवेश होते हैं उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं और फिर उनका परिणामी निकाल लेते हैं। ये तो बताया गया है। तो इस निकाय में, इस सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज है, 3 × 10⁻⁻6 कूलम,
और दूसरा 3 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। और दोनों के मिड पॉइंट पर क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बिंदु ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहां पर, ओ पर, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, चार्ज के कारण ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जो बातें आपको सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, उस पर ध्यान देना है आपको। क्या देना है, चलिए देखते हैं कि बिंदु ए एक ऐसा चार्ज है प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उस चार्ज से दूर की ओर होती है। ये धन आवेशित है, कहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल ली, ओ पर। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, E1 होगी कि नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दूर की ओर होगी कि नहीं होगी, बोलते नहीं है, समझ आया कि नहीं है। धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो E1 धनावेश से दूर की ओर। और ये कैसा है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के कारण बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी E2 भी वो किधर होगी, वो किधर होगी, वो निगेटिव चार्ज की ओर होगी। समझ में आया कि नहीं है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से दूर की ओर, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर। इसलिए दोनों, यानी ए के कारण विद्युत क्षेत्र का कितना उत्पन्न हुआ, E1, और बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, E2, और दोनों की दिशा क्या हो गई, एक ही ओर। क्यों, क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से दूर की ओर, और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण की ओर होती है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकालेंगे E1 का परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और E2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, E1 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 1/, लिखेंगे बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू, E1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, जब विद्युत क्षेत्र से संबंधित सवाल आएंगे या किसी भी सदिश राशि से संबंधित सवाल लगाएंगे तो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन में डायरेक्शन जरूर पूछता, हो सकता है मैग्नीट्यूड ना पूछे बट डायरेक्शन जरूर पूछेगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे आप इन सारी। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 into Q/R²। Therefore E is equal to, E1 is equal to 1/4πε0 9 into 10 to power 9, 9 into 10 to power 9। Q आवेश कितना है, 3 into 10 to power -6, Q 3 into 10 to power -6 अपॉन R मतलब दूरी, डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है, 10 है, तो 10 सेंटीमीटर है, इसको क्या लिखेंगे, 10 into 10 to power -2, 10 into 10 to power -2। क्यों, क्योंकि इसको हमने मीटर में बदला, और फिर क्या लिया हुआ स्क्वायर, तो हम क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो, आगे बढ़े हम। अब यहां से हम देखते हैं, अब देखिए E1 इज इक्वल टू किसके हो जाए, E1 इज इक्वल टू 9 into 10 to power 9, तो 9 into 9 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा 26, 7 हो गया, इंटू 10 to power 9 में से 10 to power -6 दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 power 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, इतना समझिए आप, 9 - 6 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 10 to power -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 to power -2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। Therefore E1 is equal to
E1 इज इक्वल टू कितना होगा 27 इंटू 10⁻³ अपॉन, देखिए ये जो 100 है उसको आप क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और इंटू कितना हो गया 10⁻⁴। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 27 और ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, और 7 +2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 27 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब और डायरेक्शन इसका क्या इधर होगा O से B की ओर, OB की ओर, डायरेक्शन ऑफ E1 इज इक्वल टू OB की ओर। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। देखिए अब ध्यान दीजिए, अब हम निकालेंगे नहीं, देखिए आवेश सेम है, देखिए यहां पर भी 3 × 10⁻⁶ है, यहां पर भी 3 × 10⁻⁶ माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई है, मैंने पहले बता दिया है। जब विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो चार्ज में नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वहां पर डायरेक्शन की बात होती है। तो देखिए यहां पर आवेश का परिमाण 3 × 10⁻⁶ और यहां पर भी आवेश का परिमाण 3 × 10⁻⁶। यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की भी दूरी 10 सेंटीमीटर। तो सीधे हम लिख सकते हैं कि E2 भी कितना होगा 27 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? बिंदु B के परिस्थित आवेश के कारण जो O पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 है वो कितना होगा 27 × 10⁻⁶ होगा, सॉरी 27 × 10⁵ होगा। लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 is equal to 27 into 10⁵ न्यूटन प्रति ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? और इसकी भी दिशा किधर होगी OB की ओर। अब दोनों की दिशा एक ही ओर होगी तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। इसलिए बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E is equal to E1 plus E2। E1 plus E2 क्लियर हो गया? अब E1 की वैल्यू लिख देंगे, रख देंगे, और E2 की वैल्यू रख देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा किधर O से B की ओर या A से B की ओर, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बस आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आप सवाल लगाइएगा, जो सवाल लगा चुके होंगे उसको बता देंगे, मैसेज कर देंगे सर ये सवाल लग चुका है। कल मिलते हैं।